नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम पेट और ग्रुप डी में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके मौर्य वंश से संबंधित, वो हम आपको बता रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हमने लास्ट वीडियो डाला था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। अब थोड़ा सा इनके विषय में देखेंगे। हर एक लाइन एक क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में आ सकता है। कायदे से देखिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे क्या कि ये बताया चंद्रगुप्त मौर्य उत्तराधिकारी थे के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे ये बिंदुसार। और इनके विषय में यूनानी लेखकों ने इनको कहा है अमित्र घात। अमित्र घात ये शब्द यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए प्रयोग है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रु विनाशक, ऐसे लिख लीजिए। शत्रु विनाशक कहा है यूनानी लेखकों ने अमित्र घात को। हर एक लाइन एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव रूप में आ सकता है। और किस आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे बिंदुसार थे, जो वो आजीवक संप्रदाय को उन्होंने पालन किया, उसी धर्म के अनुयायी बन के उस धर्म के अनुसार चलते थे। और आजीवक संप्रदाय का संस्थापक, इस धर्म के संस्थापक भी पूछे जा सकते हैं, तो वो थे मखाली भोशाल। बिंदुसार ने आजीवक संप्रदाय को अपने जीवन में अपनाया, अनुयायी बने और इस धर्म के संस्थापक थे मखाली भोशाल, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है बिंदुसार के, ज्यादा नहीं है। अगला है बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। अब अशोक के तो पूरा चैप्टर ही है, अशोक से उम्मीद है ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। तो अशोक के विषय में देखेंगे कि इस मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक अशोक थे, द ग्रेट अशोका थे। उन्होंने, इनके विषय में यही है कि इन्होंने 99 भाइयों की हत्या करके ये सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। और इन्होंने 269 ईसा पूर्व सिंहासन ग्रहण किया अपने 99 भाइयों को मार करके। 269 ईसा पूर्व किया था ना। और इनका राज्याभिषेक हुआ था 269। पूछा सकता है सब किस ईस्वी में हुआ अशोक का राज्याभिषेक, तो 269 ईस्वी पूर्व 99 भाइयों को मारकर अशोक ने राज्याभिषेक ग्रहण किया। और ये 2 बार क्वेश्चन आ सकता है, मौर्य वंश का कौन सा शासक 2 बार जिसका राज्याभिषेक हुआ, 2 बार राज्याभिषेक करने वाले शासक कौन थे? तो हो सकता है आपका उत्तर आ जाएगा अशोक। सम्राट अशोक ने 2 बार उनका राज्याभिषेक हुआ। पहला कब हुआ था? माइन्यूट क्वेश्चन आ सकते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। पहला और दूसरा, तो पहला इनका हुआ था 273 में, दूसरा है 269 में, ठीक है। क्रम उल्टा हो गया, तो ये देख लीजिएगा। 269 ईसा पूर्व में पहली बार ये हुए थे इन राज्याभिषेक, और दूसरी बार इनका हुआ था 269 ईसा। 273 और 269 है, इसकी डेट को याद कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए और देखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अशोक संबंध से संबंधित आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक। भारत के अभिलेखों का जन्मदाता, अगर मान लीजिए आ जाए कि भारत के अभिलेखों का जन्मदाता कौन था, आपका उत्तर होगा अशोक ने भारत के अभिलेखों को लिखने जाना यानी प्रथा उस समय से शुरू की। पहले जनक थे ये, आप कह सकते हैं। अच्छा, किस भाषा में लिखे गए? तो अशोक के जो अभिलेख लिखे गए थे उसकी भाषा, अभिलेखों की भाषा कौन सी थी? उनकी भाषा थी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा और एवं ब्राह्मी लिपि। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के ने अधिकांश अभिलेख लिखे गए थे। अधिकांश अभिलेख जो मतलब प्राकृत भाषा में अधिकांश है,
अधिकांश अभिलेख, प्रश्न ये आ सकता है अधिकांश अभिलेख अशोक के किस भाषा में लिखे गए? तो उत्तर होगा प्राकृत भाषा। और इसकी लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि। पाकिस्तान में भी दो जगह अभिलेख पाए गए हैं। ये प्रश्न आ सकता है, कौन से दो अभिलेख अशोक के पाकिस्तान में पाए गए हैं? तो पहला है शाहबाजगढ़ी और मनसेरा। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा। शाहबाजगढ़ी और मनसेरा दो ऐसी जगह हैं कि जहां पर इनके अभिलेख मिले हैं। और दोनों कौन सी लिपि में है? खरोष्टी। अलग अलग लिपियां हैं ना, तो खरोष्टी लिपि में। प्रश्न है, पाकिस्तान में दो जगह पर पाए गए हैं अभिलेख अशोक के, वो और उन दोनों की लिपि ये खरोष्टी लिपि है। तो अशोक के समय में 14 जगहों पर 14 शहर, कुल कितने शिलालेख में थे? तो अशोक के समय में 14 स्थानों पर 14 अभिलेख मिले थे। 14 स्थानों पर 14 अभिलेख पाए गए हैं, वर्णन है इनका। और कलिंग युद्ध का वर्णन, मतलब ये पूछा जाता है किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक के, आप पूछ सकते हैं अशोक, हम बताए ना हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अशोक के कलिंग जो 13वां शिलालेख है, 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन, कलिंग विजय का वर्णन किस अभिलेख में है? तो आपका प्रश्न हो जाएगा 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। ठीक। और कलिंग का युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध कब, इंपॉर्टेंट, जिससे हृदय परिवर्तन हो गया था इनका, अशोक का। तो कलिंग का युद्ध हुआ था आपका, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। और अशोक का 13वां शिलालेख में इस चीज का वर्णन मिलता है कि कलिंग का युद्ध हुआ था। और इसके बाद, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, जब इन्होंने देखा कि इस युद्ध में अपार जनधन की हानि हुई है, लोग मारे गए हैं, बहुत बुरी तरह से मारे गए हैं, बहुत लाखों संख्या में लोग मारे गए, तो उसमें उनका हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया। क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इनको आप नोट करते रहिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अशोक ने एक किस बौद्ध भिक्षु से धर्म, उपगुप्त थे, उपगुप्त, ये बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से जिनसे अशोक ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया, जिनके माध्यम से। ठीक। और अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, कॉमन क्वेश्चन है। और पुत्री थी इनकी संघमित्रा, इनको भेजा था श्रीलंका अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है, इनको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए। और इनकी पत्नी का नाम, अशोक की पत्नी का नाम कभी कभी पूछ देते हैं, कौशवाकी इनकी अशोक की पत्नी थी ये। और तीन जगह अशोक के स्तूप मिले हैं। देखिए मध्य प्रदेश 3 स्थानों पर मिले हैं स्तूप। कहाँ कहाँ मिले हैं? देखिए मध्य प्रदेश के सांची स्तूप, मध्य प्रदेश में मिला है आपका सांची स्तूप। अशोक के स्तूप कहाँ मिले? मध्य प्रदेश में सांची स्तूप मिले। और दूसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश में सारनाथ अशोक स्तंभ, उत्तर प्रदेश में जो है सारनाथ अशोक स्तंभ, सारनाथ स्थान पर मिला है अशोक स्तंभ के रूप में। ठीक। और एक स्थान पर और मिले हैं, और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। कश्मीर में जो है, कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी, वहां भी स्तूप मिले, की स्थापना की थी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उपगुप्त से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, पुत्र और पुत्री को अपना श्रीलंका भेजा, पत्नी कौशवाकी, मध्य प्रदेश में सांची स्तूप अशोक, और उत्तर प्रदेश में सारनाथ अशोक स्तंभ, और कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी इन्होंने। और अशोक के समय में तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। ये हम आप पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तीसरा बौद्ध सम्मेलन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर नोट कर लीजिएगा। अशोक के समय में तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में।
हमने आपको 4 लिखाए हैं। बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुए, किसके समय में हुए, कौन शासक था और किसकी अध्यक्षता में हुए। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है इससे। पार्ट तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये अशोक का शासनकाल तो था ही, ठीक। और ये इनके अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी मोगलिपित मोगलिपित ने की थी। ठीक है, पुतनिष्क है, पुत्र मोगलिपुत्र निष्क इन्होंने अध्यक्षता में हुए थे। और क्या इस उपलब्धि रही, इसमें अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक बोलते हैं बौद्ध धर्म में, त्रिपिटक कहते हैं। तो सुप्त पिटक और विनय पिटक। नंबर 1 है सुप्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक, इसकी जो है रचना हुई थी तीसरे बौद्ध सम्मेलन में, ठीक, अशोक के शासनकाल में। तो तीनों को त्रिपिटक बोलते हैं। सुप्त पिटक ये जो हुए थे, ये पहले वाले आपका जो हुआ था बौद्ध सम्मेलन की, उसकी उपलब्धि है कि सुप्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना हुई। तीसरे बौद्ध सम्मेलन में अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। ठीक है, अभिधम्म पिटक की रचना, और तीनों को हम कहते हैं त्रिपिटक। ठीक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चन को हम देखेंगे। अशोक ने अपने खुद को देवप्रिय एवं प्रियदर्शी कहा। अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने आप को क्या कहा, देवप्रिय कहा और क्या कहा, प्रियदर्शी। ये क्वेश्चन आ सकता है, अशोक ने अपने आप को किस की उपाधि दी, तो अपने आप अभिलेखों में कहा था अपने आप को देवप्रिय और प्रियदर्शी। ठीक है, मास्की और गुजरात मिलता है। ये जो मास्की स्थान है गुजरात में, तो इस मास्की अभिलेख में गुजरात में जो है इनका वर्णन मिलता है कि देव स्वयं को देवप्रिय एवं प्रियदर्शी अशोक ने कहा है। तो पहली बार अशोक ने शिलालेख का प्रचलन किया। तो ये शिलालेख जो लिखे गए थे, ये तीन रूपों में लिखे गए थे। ठीक है, तो पहला हम बता देना, पहला था शिलालेख, अभिलेख और स्तंभलेख। अशोक ने अपने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए 3 रूपों में तरीके अपनाए। तो पहला क्या है, पहला शिलालेख, शिलालेख पे लिखवाया। दूसरा है अभिलेख, स्तंभलेख। अभिलेख जो मिलते हैं, जो पत्थरों पे मिलते हैं, और स्तंभ जो खंभों पे मिलते हैं, स्तूपों पे मिलते हैं, स्तंभ लेख। इन तीनों के माध्यम से अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो सबसे पहले अभिलेखों का वर्णन कहाँ मिलता है। ठीक है, विश्व में अगर देखा जाए तो भारत में किया सबसे तीनों अभिलेखों का सबसे पहले अभिलेख लिखने की प्रथा को प्रारंभ किया। विश्व में सबसे पहले किसने, सबसे पहले अभिलेख जो लिखे जाने लगे, ये किसने प्रारंभ किया, क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ये है दारा प्रथम। दारा प्रथम नाम नोट कर लीजिएगा। विश्व में दारा प्रथम ने सबसे पहले अभिलेख लिखने का प्रचलन प्रारंभ किया। अब अशोक ने अपने अभिलेखों में नैतिक शिक्षा, जीवन से संबंधी बातों को वर्णन किया, जिसको हम कहते हैं धम्म। धर्म से संबंधी, जीवन से संबंधी, जिसको कहते हैं धम्म कहते हैं। धम्म की परिभाषा किस शिलालेख में भी मिलती है, प्रश्न ये भी है। धम्म की परिभाषा जो मिलती है वो किस, जैसे बताया हमने आपको 14 अभिलेख लिखवाए, तो धम्म की परिभाषा 11वें शिलालेख में मिलती है। धम्म मैंने आपको जैसा भी बताया कि जीवन से नैतिक शिक्षा एवं जीवन से संबंधित, धर्म से संबंधित, है ना, बातें, गौतम बुद्ध से संबंधित बातें मिलती हैं। तो ये धम्म का 11वें शिलालेख में इस चीज का वर्णन मिलता है। और अच्छा, अशोक के अभिलेख तो जो थे वो कब पढ़े गए। अशोक के अभिलेख पढ़े गए थे 1837 में। ये जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था 1837 में। चलिए,
शतमान जो था चांदी का सिक्का, शतमान चांदी का सिक्का था, ये भी सबसे पहले चलाया था अशोक ने। चांदी का सिक्का ये अशोक ने चलाया था, शतमान चांदी का सिक्का सबसे पहले। और अशोक की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। ये सब ईसा पूर्व भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 232 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई है, हो गई थी इनकी। और इसके बाद अशोक की मृत्यु के बाद कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो इनके राज्य को बराबर चला पाता, सब कमजोर उत्तराधिकारी रहे। तो अंत में जिनके अंतिम शासक जो मौर्य था, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या करके पुष्यमित्र शंगु, मौर्य वंश के शासक अंतिम शासक था बृहद्रथ, इनकी हत्या की थी पुष्यमित्र शंगु ने हत्या कर दी थी, और अंत में इस साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अपने इसमें क्वेश्चन काफ़ी पढ़े भी होंगे, तो थोड़ी थोड़ी इस तरह से हम आपकी मदद करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहेंगे। आप बस हमारे चैनल बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराइए, तो हमको भी खुशी होगी कि चैनल हमारा ठीक ग्रो कर रहा है, आपको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ग्रुप डी के जो पेपर होने वाले हैं, हम रिव्यू एग्ज़ाम आपसे करवाएंगे। ओके, थैंक यू।